हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज मारारा ईटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं देखिए आपको बताता हूं NCERT की प्रश्नावली 6.2 जो कि है वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन, यानी कि टॉपिक 2 चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक 2 है वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन, उससे संबंधित प्रश्नावली। तो इससे जो देखिए पिछला वीडियो था, मैंने आपको ये बात बताई थी कि कौन सा फलन कब वृद्धिमान होता है। उसके लिए मैंने सूत्र भी बता दिया था, f' बड़ा होना चाहिए 0 से, और यहां ह्रासमान के लिए f' छोटा होना चाहिए 0 से। अब देखिए पहले मैं इसी से संबंधित क्वेश्चंस कराता हूं। थोड़े सिंपल हैं पहले क्वेश्चंस, पहले आसान से ही देखिए शुरुआत होती है, तो पहले मैं आसान से ही शुरुआत करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, f(x = 3x + 17)। ये एक फलन दे रखा है और ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ऐसा फलन निरंतर वृद्धिमान होगा। देखिए यही लिखा है, ये फलन निरंतर वृद्धिमान है, और ऐसा लिखा है देखिए R पर। R का मतलब ये सारी वास्तविक संख्याओं के लिए। इसका मतलब आप यही माने x बिलोंग्स टू R, यानी सारी वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो फलन है ये निरंतर वृद्धिमान होगा। तो देखिए मैंने जो आपको बताया था, निरंतर वृद्धिमान के लिए कोई भी क्वेश्चन आए हमें अवकलन तो करना ही है। तो पहले आप यही लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए तो बहुत सिंपल है, जो फलन आपके सामने लिखा हुआ है f'(x), यानी इसका मैं अवकलन करूं तो 3x का करेंगे 3 × 1 यानी कि 3, और 17 का 0 क्योंकि ये नियतांक है। यानी मैंने देखिए इसका अवकलन किया f'(x) वो इक्वल टू 3 आता है। अब देखिए ये 3 एक नियतांक है और वो भी पॉजिटिव है, यानी इसके आगे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3 है तो ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हम x का कोई भी मान हो इस फलन का जो अवकलन है वो 3 होगा, और 3 एक नियतांक है जो कि पॉजिटिव है, यानी बड़ा है 0 से। आगे मैं ये भी लिख सकता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए f'(x) का मान 3 यानी कि 0 से बड़ा है। और अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया, यानी f'(x) बड़ा है 0 से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, तो इसका मतलब हमने ये चीज प्रूव कर दी कि ये फलन कैसा है, निरंतर वृद्धिमान। ये मैं आगे देखिए लिख देता हूं, यह फलन निरंतर वृद्धिमान होगा। आप लोग चाहें देखिए पूरा लाइन लिख सकते हैं, अतः यह फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए निरंतर वृद्धिमान होगा। मैं थोड़ा देखिए शॉर्ट में लिख देता हूं, यह फलन निरंतर वृद्धिमान होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इतना भी लिख सकते हैं आप, ये कोई गलत नहीं है। पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख दीजिए। अब देखिए यही क्वेश्चन देखिए सेकंड, f(x = e⁻²x)। ये भी हमें यही दिखाना है कि ये निरंतर वृद्धिमान है x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, यानी देखिए यहां भी ये लिखा है x बिलोंग्स टू R। तो देखिए पहले आपको यही लाइन लिखनी है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि f'(x). तो इसका अवकलन करें, देखिए अवकलन तो आप सीख ही चुके हैं। पहले हमने इसे x माना तो e⁻x का e⁻x, और फिर 2x का करेंगे 2 × 1 यानी कि 2। अब देखिए हम ये कैसे प्रूव करें कि ये हमेशा बड़ा होगा 0 से, क्योंकि यहां x पर डिपेंड कर रहा है। यहां देखिए केवल नियतांक था, ये तो है ही 0 से बड़ा, लेकिन ये कैसे प्रूव करें कि ये 0 से बड़ा ही होगा। तो मैं आपसे ये बात कहता हूं, x का आप कोई भी वास्तविक मान रख के देख लीजिए, उसमें चाहे 0 हो, चाहे कोई पॉजिटिव नंबर है, चाहे कोई नेगेटिव नंबर है। मैं आपको देखिए रख के दिखाता हूं। मान लीजिए पॉजिटिव नंबर भी मैं रखता हूं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, तो e की पावर आपका उत्तर क्या आएगा। मान लीजिए 1 रखा तो e⁻², 2 रखा तो e⁻4 पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि e की वैल्यू जो होती है 2.71 होती है। अब मैं कहता हूं अगर 0 रखूं तो e⁻0 1 होती है, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। और अब मैं अगर आपसे कहता हूं अगर माइनस की कोई संख्या रखें, मान लीजिए -1 रखा तो e⁻²,
और e की पावर माइनस की 2 का मतलब 1/e²। उसका मतलब ये नहीं वो माइनस में हो गया, e की पावर -2 का मतलब क्या हो गया 1/e², वो भी तो पॉजिटिव आएगा। यानी ये चीज, और ये बात ध्यान भी रखें आप, e की पावर कोई भी हो, x के किसी भी वास्तविक मान के लिए e की चाहे कोई भी पावर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। यह आप ध्यान रखें, यह क्योंकि इस तरीके का पहला क्वेश्चन था, तो मैं आगे लिख देता हूं ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये जो मान है हमारा ये पॉजिटिव होगा। और अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी, यानी f' बड़ा है 0 से x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, तो इसका मतलब ये है हमने ये प्रूव कर दिया कि यह फलन निरंतर वृद्धिमान होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यही लाइन लिखनी है, देखिए मैं लिख के नहीं दिखा रहा। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपकी तरफ से भी लिखता हूं। मान लीजिए आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया, f(x) इक्वल टू 7 - 4x। मैंने देखिए इसका अवकलन किया f'(x), वो कितना आएगा 7 का तो 0, -4 × 1 -4। और यहां मैंने यही चीज लिखी, देखिए x बिलोंग्स टू r। अब देखिए ये आपका नेगेटिव आ रहा है, इसमें तो x का कोई मान भी नहीं रखना है, जैसे यहां पे ये मैंने आगे लिख दिया छोटा है 0 से, यानी x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये चीज देखिए नेगेटिव, यानी 0 से छोटा है। और अगर हमने ये बात प्रूव कर दी f'(x) छोटा है 0 से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया यह फलन निरंतर ह्रासमान होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब देखिए ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन मैंने अवकलन की मेथड से ही बताया, लेकिन इसका जो अवकलन का मेथड है उससे पहले जो मैंने एक मेथड आपको बताया था, उस मेथड से अगर हम करें, यानी बिना अवकलन किए, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया पेपर में, वैसे ऐसा कम चांस होता है, फिर भी आप सीख लें कि बिना अवकलन किए सिद्ध कीजिए कि यह फलन निरंतर वृद्धिमान है। तो वो आपको कैसे करना है वो देखिए मैं इसके नीचे लिखता हूं। माना x2 बड़ा है x1 से, यह बिना अवकलन वाला मेथड है जो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया। हम ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो मैंने ये बात खुद मानी, माना x2 बड़ा है x1 से, और ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, x1 भी वास्तविक संख्या है, x2 भी वास्तविक संख्या है। अब इसका मतलब हमें अब यहां पे ये चीज लानी है, तो पहले जो x का गुणांक है वो कितना दे रखा है 3, तो मैं 3 से गुणा कर रहा हूं दोनों तरफ। अब जब 3 से गुणा करेंगे तो 3x2 बड़ा होगा 3x1 से, देखिए ये आ गया। मुझे क्योंकि ये चीज लानी है तो पहले मैंने x का गुणांक मैच किया, उसके लिए मैंने 3 से गुणा की। अब इसमें 17 को मैंने ऐड किया, बाएं पक्ष में भी तो दाएं पक्ष में भी, यानी 3x2 + 17 बड़ा होगा 3x1 + 17। ये क्यों किया, क्योंकि ये जो मान हो गया देखिए fx का मान था, तो ये मान किसका हो गया fx2 का, क्योंकि मैंने क्या कहा अगर इसमें x की जगह x2 रख दें तो देखिए यही आएगा 3x2 + 17, यानी ये fx2 का मान हुआ, और ये किसका मान हो गया fx1 का। चिन्ह मैंने यही लगा दिया, यानी हमने क्या प्रूव कर दिया, अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 भी बड़ा होगा fx1 से। और अगर हमने ये बात प्रूव कर दी तो ये फलन कैसा होता है निरंतर वृद्धिमान। ऐसे क्वेश्चन देखिए, छोटे क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी ऐसा होता है वो हमसे ये बात कह देते हैं कि बिना अवकलन के प्रूफ कीजिए। और जैसे मैं यहां भी आपको बताता हूं, आप लोग देखिए दोबारा देख सकते हैं। माना इसी क्वेश्चन के लिए x2 बड़ा है x1 से, अब देखिए ये कैसे प्रूव करें, क्योंकि अवकलन तो ये आ रहा है, या फलन तो आपको ये दे रखा है, अवकलन तो हमें करना ही नहीं है, अवकलन पे आपको ध्यान ही नहीं देना, आपको तो फलन देखना वो चीज यहां कैसे आ सकती है। तो पहले x का गुणांक कितना है 2, मैंने 2 से गुणा की, यानी 2x2 ये भी बड़ा होगा 2x1 से, पूरी समीकरण की क्योंकि 2 से गुणा कर दी। इसके बाद e की पावर, अगर ये इससे बड़ा है तो e की पावर 2x2
ये भी बड़ा होगा e की पावर 2x1 से, क्योंकि e का मान खुद 1 से बड़ी संख्या है, और कोई संख्या अगर 1 से बड़ी होती है तो उनकी ये पावर भी बड़ी आती है। यानी अगर x2 बड़ा है x1 से तो 2x2 बड़ा हो गया 2x1 से, यानी अगर ये चीज बड़ी है तो e की पावर भी ये बड़ी होगी, और इसका मतलब क्या हो गया, fx2 ये बड़ा हो गया fx1 से। यानी ये भी देखिए यही हुआ। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया फलन x के प्रत्येक मान के लिए निरंतर वृद्धिमान है। अब देखिए जो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बताया था वो चीज भी बता दूं बिना अवकलन की। मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखा था fx इक्वल टू, वो मैंने ये लिखा था 7 - 4x। भाई इसी मेथड से ह्रासमान भी बता दें कि कैसे हो सकता है। तो चलिए मैंने यही चीज देखी यहां से स्टार्ट की, जैसे ऊपर लिखा, माना x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1 से। इसका मतलब अब देखिए पहले माइनस के 4 है तो पहले मैं 4 से गुणा कर रहा हूं, तो 4x2 ये भी बड़ा होगा 4x1 से, क्योंकि पहले x का गुणांक ही मैच करते हैं। लेकिन अब क्योंकि माइनस भी आ रहा है यहां पे, तो मुझे माइनस से भी गुणा करनी है, यानी माइनस के 4x2 और ये हो गया माइनस के 4x1। लेकिन मैंने ये बात 11th क्लास में बताई थी रैखिक असमीकाओं में, जब हम माइनस से किसी समीकरण की गुणा करते हैं तो ये असमीका चेंज हो जाती है, यानी माइनस की जो 4x2 होगा वो छोटा होगा माइनस के 4x1 से। ये बात आप 11th में भी सीख चुके हैं। अब आती है ये बात, 7 भी लाना है, 7 मैंने जोड़ दिया दोनों तरफ, 7 मैंने ऐड किया तो देखिए 7 - 4x2 ये छोटा होगा 7 - 4x1 से। इसका मतलब क्या हुआ, ये मान हो गया fx2 का, छोटा होगा किससे, fx1 से। अब देखिए उल्टा हुआ, अगर x2 बड़ा है x1 से तो हमने ये बात प्रूव कर दी fx2 छोटा होगा fx1 से, यानी देखिए चिन्ह बदल गया। और इसका मतलब ही क्या होता है, अगर मान लीजिए x2 बड़ा है x1 से और हम ये प्रूव कर दें कि fx2 छोटा है fx1 से, तो इससे यह सिद्ध होता है कि दिया गया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए निरंतर ह्रासमान है। तो जो बिना अवकलन वाला मेथड होता है वो ये होता है। अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये दे रखा है fx इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन अब आपको देखिए बुक में ही क्वेश्चन में दे भी रखे हैं इसके 3 पार्ट, क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाने हैं। जो इसका पहला पार्ट है 0 से लेके π/2 तक, यानी 0 से लेके 90 तक ये निरंतर वर्धमान यानी वृद्धिमान होगा। फिर लिखा है 90 से लेके 180 यानी π/2 से लेके पाई तक ये निरंतर ह्रासमान होगा। लेकिन जो तीसरा पार्ट दिया है 0 से लेके 180 तक ना तो वृद्धिमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूरा डिपेंड है आपका, वो जिस अंतराल पे डिपेंड है वो 0 से लेके 180 यानी 180 तक का ही है। इसलिए मैंने यहां लिख दिया x बिलोंग्स टू 0 to पाई। अगर ये 0 से 360 तक देते तो मैं 0 to 2 पाई लिखता। यानी जो हमें क्वेश्चन आपको पूरा करके दिखाना है वो इतने अंतराल के लिए प्रूव करके दिखाना है। देखिए पहले क्वेश्चन सिंपल थे बहुत, वो शायद एक नंबर में ही आए। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हमें इस पूरे अंतराल में, वो भी इन्होंने देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया, 0 से 90 तक ये वृद्धिमान, 90 से 180 तक ह्रासमान। लेकिन 0 से जो 180 है पूरा, इसमें ना तो वृद्धिमान है और ना ही ह्रासमान, यानी इस पूरे अंतराल की ही बात है और कोई कोण की बात नहीं है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए, यानी अब पूरी प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले देखिए आपको इसका अवकलन करना है। आप लोग लाइन तो लिख ही देंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वो देखिए ये आ गया f' इक्वल टू cos x। अब ये देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे के करने हैं, क्योंकि वो अंतराल के हिसाब से होते हैं, तो आपको ये काम करना है f' आपको जो भी निकल के आए वो आपको 0 के इक्वल रखना है। f' इक्वल टू 0, f' इक्वल टू 0। हमने f' कितना निकाला, cos x, यानी cos x इक्वल टू 0।
इससे x के जितने मान संभव हैं वो सब हमें निकालने हैं, लेकिन वो x के ऐसे मान होने चाहिए जो इस अंतराल में हो। तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में तो अनंत मान होती हैं जहां पे cos x इक्वल टू 0 होता है। पहला मान तो देखिए 90 ही होता है, x इक्वल टू π/2। फिर 3π/2 होता है, क्योंकि मैंने कहा था cos इक्वल टू 0 होता है। तो ये कोण कैसे निकालते हैं, एक कोण तो आपको याद ही होता है, 180 जोड़ते चले जाएं। तो अब मैं अगर इसमें 180 जोड़ता हूं तो 270 आएगा, यानी कि 3π/2, लेकिन वो इसमें है ही नहीं। हाँ, वो तब होता अगर ये 0 to 2π होता, यानी 0 से 360, तो मुझे यहां वो भी लिख के दिखाना पड़ता। अब तो मैं नहीं लिखूंगा, अब तो केवल लिखूंगा x इक्वल टू π/2। वो देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, और कोई मान आएगा भी नहीं। अब देखिए मैं एक नंबर यहां रेखा बनाता हूं 0 से लेकर पाई तक की, क्योंकि जो भी आपको अंतराल है वो एक रेखा पे ही दिखाएं, वो ज्यादा बेटर है, आपको थोड़ा इजीली समझ में भी आएगा। 0 से लेकर कहां तक है, पाई तक। तो देखिए मैंने इसे 0 माना और ये माना पाई। ये देखिए 0 से पाई तक का ही अंतराल है, ये सारी वास्तविक संख्याएं नहीं है, केवल 0 से लेकर पाई तक की ही है। और π/2 इसमें इंक्लूड भी है, तो बिल्कुल बीच में मैंने π/2 भी दिखा दिया, क्योंकि π/2 बिल्कुल इनके बीच में है। यानी जो इस अंतराल को ये मान दो भागों में विभक्त करता है, x का यह मान दिए गए अंतराल को दो अंतरालों में विभक्त करता है, एक तो 0 से π/2 और एक π/2 से लेके कहां तक, पाई तक। ये मैं देखिए यहां लिख के दिखाता हूं, x का यह मान दिए गए अंतराल, देखिए अंतराल आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था, क्योंकि वो 3 पार्ट हमें प्रूव करके दिखाने हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा, x का यह मान दिए गए अंतराल 0, π को क्रमशः दो अंतरालों कौन कौन से हैं, इधर से शुरुआत करें, 0, π/2 व π/2, π। ये ज्यादा भी हो सकते हैं अंतराल। ये देखिए थोड़ा इजी क्वेश्चन ही है, इस तरीके का ही इजी है, आगे जो आएंगे और अच्छे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये 0, π/2 व π/2, π में विभक्त करता है, ये दो अंतरालों में विभक्त करता है, 0 से लेके π/2 तक और π/2 से लेके कहां तक, पाई तक। अब इन्हीं अंतरालों में ही हम देखेंगे, ये किसी एक अंतराल में तो देखिए वृद्धिमान होगा और किसी एक अंतराल में ही ह्रासमान होगा। निरंतर वृद्धिमान निरंतर ह्रासमान की ही बात होती है। तो देखिए अगर आपको ये चीज दिखानी है, ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके का चार्ट बनाना पड़ता है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही चार्ट बनेगा। पहला खाना अंतराल, कौन कौन से अंतराल हैं, देखिए यहां क्योंकि दो ही अंतराल हैं तो हमने दो अंतराल यहां दिखा दिए, 0 से लेके π/2 और π/2 से लेके पाई तक। अब देखेंगे इसमें इनके चिन्ह कैसे कैसे हैं, यानी f' का चिन्ह, चिन्ह का मतलब हो सकता है इस अंतराल में पॉजिटिव हो, हम यहां पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। तो ये f' का चिन्ह, क्योंकि उसी पे ही डिपेंड करेगा। देखिए फलन कैसा है, फलन का प्रकार, यानी वृद्धिमान है तो वृद्धिमान लिख देंगे हम, और ह्रासमान है तो ह्रासमान लिख देंगे। अब देखिए 0 से लेके π/2, यानी पहला अंतराल ये आया। अब मुझे ये कैसे प्रूव करें कि ये चीज यानी f' इस अंतराल में पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस अंतराल का कोई भी कोण रख के देखें आप, 0 से 90 के बीच का 30 रख सकते हैं। चलिए मैं यहां f' में रखना है, देखिए हमें चिन्ह किसका देखना है, f' का, तो हम f' में रख के देखेंगे। तो मैं अगर इसमें रखता हूं, मान लीजिए मैंने 30 रखा, cos 30 √3/2। और वैसे भी देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूं, 0 से 90 कौन सा चतुर्थांश है, पहला, और पहले चतुर्थांश में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। कोई भी कोण रख के देख लें, cos पॉजिटिव होता है। इसका मतलब f' का चिन्ह यानी वो है पॉजिटिव, इसे मैंने ऐसे लिख दिया, >0।
और दूसरा 90 से लेके 180 के बीच का कोई भी कोण रखना हो तो 90 से लेके 180 तक जितने कोण होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यानी द्वितीय चतुर्थांश। और इसमें कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, यानी माइनस। ये हो गया लेस देन 0। अब देखिए हम यही चीज देखना चाह रहे थे, एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से इस अंतराल में, और अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी कि इस अंतराल में एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, तो फलन कैसा हो गया? निरंतर वृद्धिमान। और देखिए एक बात, हमने इस अंतराल में प्रूव किया एफ डैश एक्स छोटा है 0 से इस अंतराल में, तो इस अंतराल में फलन कैसा हो गया? निरंतर ह्रासमान। यह आ गया आपके दो पार्ट इसमें प्रूफ हो गए। ए पार्ट हो गया, देखिए 0 से π/2 तक निरंतर वृद्धिमान होगा, और जो π/2 से पाई तक है वो निरंतर ह्रासमान होगा। अब बचा केवल तीसरा पार्ट, यानी 0 से लेके पाई तक। ये पूरे अंतराल की बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए अगर मैं पूरे अंतराल की बात करूं तो ये आधे अंतराल में, यानी थोड़ा पार्ट में आधा ही नहीं कह रहा, यहां तो भले ही आधा है, इसमें तो ये है आ रहा है निरंतर वृद्धिमान, और इस अंतराल में ये आ रहा है निरंतर ह्रासमान। यानी हाफ पार्ट में तो ये निरंतर वृद्धिमान है और हाफ पार्ट में कैसा है? निरंतर ह्रासमान। अगर ये ऐसा कहते हैं कि 0 से पाई तक ये कैसा होगा, तो हम ये लिखेंगे 0 से पाई तक ना तो ये वृद्धिमान है और ना ही ह्रासमान। अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट में ये निरंतर वृद्धिमान है और कुछ पार्ट में ये निरंतर ह्रासमान, और ये पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो कोई आंसर नहीं होगा। वो हम फिर ये लिख के आएंगे 0 से लेके पाई तक पूरे अंतराल में ना तो फलन वृद्धिमान है और ना ही फलन ह्रासमान है। क्यों? क्योंकि इतने में ये निरंतर वृद्धिमान था और इतने में ये निरंतर ह्रासमान है। अब देखिए मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस के 2x²। अब देखिए आप लोग शायद ये सोचेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 वो भी द्विघातीय समीकरण ही है। और देखिए छठे क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो भी एक द्विघातीय समीकरण, और जो छठे क्वेश्चन का डी पार्ट है वो भी एक द्विघातीय समीकरण। लेकिन मैंने देखिए वो द्विघातीय समीकरण ऐसी लिखी है जिसमें यहां x² का गुणांक वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने लिखी है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, मैंने पॉजिटिव वाले आपको ही दूंगा होमवर्क में। तो द्विघातीय समीकरण की देखिए 4 क्वेश्चन है टोटल, उसमें मैंने ये इस तरीके का ये पहला लिखा, छठे क्वेश्चन का बी पार्ट। तो देखिए करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी मैंने आपको बताया। जैसे आपको दे रखा था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो हमें पहले इसका अवकलन करना है दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका 0 हो गया, ये हो गया माइनस के 6, और ये कितना हो गया? माइनस के 2 इंटू 2x, यानी माइनस के 4x। अब मैंने क्या बताया था, जो भी आपको क्वेश्चन करना है वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन का, तो आपको सबसे पहले यही काम करना है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो यही पता लग जाते हैं कि वो पॉजिटिव है, जैसे कि कौन से क्वेश्चन पहला दूसरा, वो यहां पता लग जाता है कि बड़ा होगा 0 से या छोटे होंगे 0 से, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इनमें नहीं है ऐसा, इनमें तो अंतराल निकल के आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ही रखना पड़ेगा। तो इससे एक्स के जितने मान संभव हैं वो हमें सब निकालने हैं, यानी माइनस के 6 माइनस के 4x इक्वल टू 0। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं, यानी 4x इक्वल टू माइनस के 6। इसका मतलब मैं आगे लिख देता हूं x इक्वल टू माइनस के 6/4, यानी माइनस के 3/2। ये देखिए आप। अब देखिए इसमें अंतराल नहीं दिया, तो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण, चतुर्थ घातीय समीकरण, ये x के सारे वास्तविक मानों के लिए परिभाषित है फलन। ये कभी अनंत हो ही नहीं सकता, जो आप सततता में पढ़ते थे। इस यहां पे देखिए वही अंतराल देते हैं, ये सब मानों के लिए परिभाषित, किन किन मानों के लिए परिभाषित है? ये तो सभी के लिए परिभाषित है। तो मैं आगे लिख देता हूं x बिलोंग्स टू r।
यानी यहां पूरा अंतराल देखना है, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। तो मैं देखिए यहां पे जो रेखा बनाऊंगा वो पूरा अंतराल ही बनेगा। पहले बनाए थे देखिए 0 से पाई, अब की बार तो ये सारी ही वास्तविक संख्याएं हैं, और यानी माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक। ये कहीं ना कहीं बीच में होगा माइनस के 3/2। चलिए मैंने वो यहां दिखा दिया, माइनस के 3/2। देखिए बिल्कुल वैसे ही किया, बस वो 0 to पाई था, बीच में पाई/2, यहां माइनस के अनंत से प्लस के अनंत, क्योंकि सभी के लिए परिभाषित है। और ये देखिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय, मैं भी त्रिघातीय कभी करके दिखाऊंगा, तो वो वास्तविक संख्याओं के लिए ही होंगे, यानी माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। अब देखिए यहां तो केवल x का एक ही मान आ रहा है, तो ये जो x का मान है, x का यह मान दिए गए अंतराल, और दिए गए अंतराल कौन सा है, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत को क्रमशः दो अंतरालों, और वो कौन कौन से अंतरालों में विभक्त करता है। पहला तो यह आ गया माइनस के अनंत से लेके कहां तक, माइनस के 3/2 तक। देखिए माइनस के अनंत से लेके माइनस के 3/2, और दूसरा माइनस के 3/2 से लेके प्लस के अनंत में विभक्त करता है। दो अंतराल देखिए आ गए। अब ये चार्ट भी देखिए हर क्वेश्चन में बनेगा, और जो अंतराल हम यहां लिख के दिखाते हैं वो अब यहां भी लिखेंगे, माइनस के अनंत से लेके माइनस के 3/2, और माइनस के 3/2 से लेके प्लस के अनंत। इसे देखिए बुक में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस के 3/2 से छोटी हैं संख्याएं, तो हो सकता है बुक में आपको ऐसे लिख के दे दें, x छोटा है माइनस के 3/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल एक ही बात है। और ये संख्याएं कैसी है, माइनस के 3/2 से बड़ी, इसका मतलब यहां पे x बड़ा है माइनस के 3/2। दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आता है चिन्ह देखने की बात, यानी इस अंतराल की अगर हम कोई संख्या रखें x का मान, वो भी किसमें, इसमें, क्योंकि हम f' का ही चिन्ह देखते हैं। देखिए बार बार बता रहा हूं, फलन में कभी नहीं रखना है, उसके अवकलन में रखना है, वहां से चिन्ह देखना है कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पहले हम कौन सी संख्या रखें, पहले इस अंतराल की बात है। ये देखिए माइनस के 1.5 है, तो माइनस के 1.5 से छोटी रखनी है हमें। तो माइनस के 1.5 से छोटी कौन सी होगी, माइनस के 2, माइनस के 3, कुछ भी रख सकते हैं, -2 भी रख के देख सकते हो आप, -3 भी, जो भी आए इस अंतराल में, बहुत है, अनंत संख्याएं हैं। चलिए मैं -2 ही रखता हूं। मान लीजिए मैंने यहां -2 रखा, तो मैं अगर x का मान रखता हूं -2, तो -4 इंटू -2 कितना आ गया, +8, और +8 -6 +2, और +2 यानी उत्तर पॉजिटिव आ रहा है। आप -3 रख के देख लीजिए, 12 - 6 पॉजिटिव, सारे मानों के लिए पॉजिटिव आएगा, यानी इस अंतराल में f' का जो चिन्ह है वो पॉजिटिव हुआ, यानी >0। अब आगे इस अंतराल की बात, दोबारा देख लीजिए, माइनस के 1.5 से बड़ी संख्या, तो माइनस के 1 है, 0 भी है। अगर मैं माइनस के 1 रखता हूं तो 4 - 6 -2 नेगेटिव आ रही है। 0 रख के देख लीजिए, -6 -0 -6 नेगेटिव आ रही है। कोई भी मान रख के देख लीजिए, सबके लिए नेगेटिव आएगा, यानी कि <0। अब तो आप देखिए समझ ही गए होंगे, इस अंतराल में f' बड़ा है 0 से, यानी ये होगा निरंतर वृद्धिमान, और इस अंतराल में f' छोटा है 0 से, तो ये कैसा हो गया, निरंतर ह्रासमान। ये देखिए मैंने आपको द्विघातीय का क्वेश्चन बताया। अब देखिए मैं आपको बताता हूं एक त्रिघातीय का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, एक त्रिघातीय समीकरण। अब देखिए मैंने 6 का सी पार्ट ही लिखा, क्योंकि यहां जो x³ का गुणांक है वो नेगेटिव है। जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, वो उसमें x³ का गुणांक पॉजिटिव है, यानी 5वां क्वेश्चन। वो ये कि यही है, हमें ऐसे अंतराल देखने हैं जिन अंतरालों में ये फलन निरंतर वृद्धिमान है या निरंतर ह्रासमान है।
अब ये भी देखिए x के सभी मानों के लिए परिभाषित है, इसका मतलब तो हम यही लिखेंगे x बिलोंग्स टू R। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको इतने क्वेश्चंस बताए, जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन का, सबसे पहले आपको अवकलन करना है। लेकिन लाइन जरूर लिख दें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी f डैश x इक्वल टू, अब देखिए इसका अवकलन x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो इससे गुणा करें तो माइनस के 6x स्क्वायर, x स्क्वायर का कितना 2x, तो माइनस के 18x, और x का 1 तो माइनस के 12, इसका 0, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमने जो अवकलन किया, कोशिश हम यही करें। अब देखिए क्योंकि द्विघातीय समीकरण है, अगर इसके गुणनखंड पॉसिबल हैं तो हम इसके गुणनखंड यही करके दिखाएं। देखिए मैं आगे कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए माइनस का 6 कॉमन ही आ रहा है, यानी कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के 2। अब देखिए बिल्कुल ठीक, क्योंकि द्विघातीय समीकरण ये ऐसी है जिसके गुणनखंड पॉसिबल हैं, दो के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ के 3 आए, 2 और 1। तो देखिए वो चीज मैं यहां सीधे लिख रहा हूं, वो गुणनखंड आपके देखिए ये आ गए x प्लस 1 और x प्लस 2। आप लोग पूरा करके दिखा सकते हैं, बहुत सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो मैंने आपको बात बताई f डैश x, वो हमें रखना है इक्वल टू 0। तो जब हम f डैश x यानी कि ये चीज इक्वल टू 0 रखेंगे, चलिए मैं यहां लिखता हूं, यानी माइनस के 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस के 6 से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बटे में जाएगा। इसे 0 रखा, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 1, और इसे 0 रखा, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस के। ये देखिए ऐसा पहला क्वेश्चन आया, क्योंकि यहां x के 2 मान आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये खुद त्रिघातीय थी, तो इसका अवकलन द्विघात हो गया, और द्विघात में हमेशा x के कितने मान होते हैं 2। अगर ये चतुर्थ घात होगी तो इसका अवकलन होगा त्रिघात, तो x के 3 मान आएंगे। वो शायद हो सकता है इस प्रश्नावली में नहीं हो, या मुझे अपनी तरफ से बताना पड़ेगा। चलिए पहले मैं आपको अभी यही कंप्लीट करके दिखाता हूं। अब देखिए यही मान हमेशा जब हम दिखाते हैं, वो दिखाते हैं वास्तविक रेखा संख्या, क्योंकि जो अंतराल है माइनस के अनंत से लेके कहां तक है, प्लस के अनंत तक। ये दोनों मान मुझे यहां रखने हैं। छोटा मान हमेशा पहले आता है, तो इन दोनों में जो छोटा मान है वो है माइनस के 2, और बड़ा मान हमेशा बाद में आता है, और वो है माइनस के 1। इसका मतलब यहां टोटल कितने अंतराल हो रहे हैं, 3 अंतराल। तो मुझे जो लाइन लिखनी पड़ेगी, x के ये मान यानी ये दोनों मान दिए गए अंतराल माइनस के अनंत से लेके कहां तक, प्लस के अनंत तक को क्रमशः 3 अंतरालों, वो कौन कौन से अंतराल हैं? पहला माइनस के अनंत से लेके माइनस के 2, दूसरा माइनस के 2 से लेके माइनस के 1, व तीसरा माइनस के 1 से लेके कहां तक, प्लस के अनंत में विभक्त करता है, या में विभक्त करते हैं, क्योंकि यहां 2 मानते इसीलिए। 1 मान होता तो x का यह मान विभक्त करता है। अब देखिए मुझे तीनों अंतराल यहां लिखने पड़ेंगे, माइनस के अनंत से लेके माइनस के 2 तक, माइनस के 2 से लेके माइनस के 1 तक, और माइनस के 1 से लेके प्लस के अनंत तक। अब ये भी चेक करना है कि इन अंतराल, अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, कभी कभी उत्तर में ऐसे भी लिख देते हैं x छोटा है माइनस के 2 से। इसका मतलब तो देखिए यही हुआ, ये माइनस के 2 से लेके कहां तक है, माइनस के 1 तक। तो इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, माइनस के 2 से लेके माइनस के 1 तक, और इसे क्या लिखेंगे, x बड़ा है माइनस के 1। कुछ भी लिखें सब सही माना जाएगा। अब आता है f डैश x का चिन्ह देखने की बात।
तो पहले हम इस अंतराल की बात करते हैं। -2 से कोई छोटी संख्या हमें सोचनी है, क्योंकि ये सब -2 से छोटी है। -3, तो -3 मुझे कहां रखनी है? f' में, यानी यहां आसान भी रहेगा। -3, अब देखिए एक माइनस का चिन्ह तो पहले से ही बाहर है, तो ये माइनस का चिन्ह तो मैंने यहां लगा दिया। -3, देखिए मैंने क्या कहा था, इस अंतराल की संख्या कौन सी है? वो -3। तो -3 हमें पूरे में रखना है और उसका चिन्ह पता लग जाए केवल, मान तो हमें देखना ही नहीं होता। -3 में रखता हूं तो -3 + 1 कितना हो गया? -2। और -2 का मतलब माइनस का चिन्ह आ रहा है, वो देखिए मैंने ये लगा दिया, इसका चिन्ह मैंने ये लगा दिया, ये वाला माइनस वो ये लगा हुआ। अब -3 मैं यहां भी रखूं तो -3 + 2 -1, ये भी नेगेटिव है, ये आ गया, यानी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और तीनों की गुणा करें, माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, उत्तर कैसा आएगा? माइनस का, यानी कि <0, क्योंकि वो नेगेटिव है। ये माइनस है, इसका मतलब <0। फिर समझें एक बात, इस अंतराल की बात, तो -2 से -1 के बीच की कोई संख्या अगर हम रखें, -2 से लेके कहां के बीच की? -1 के बीच की। अब आप सोचेंगे इसके बीच में तो कोई पूर्णांक है ही नहीं, -1 से लेके -2 के बीच, तो -1.5 रख सकते हैं। अब चलिए मैं -1.5 कोई भी ध्यान में आए इस अंतराल में होनी चाहिए, तो ये वाला माइनस मैंने ऐसे ही लगाया। -1.5 अगर मैं यहां रखता हूं, -1.5 + 1, तो वो -0.5 आया, यानी उत्तर माइनस का आ रहा है। और यहां रखूं -1.5 + 2, वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि +0.5। ये बहुत ध्यान से निकालनी है आपको। अब इनके अगर मैं गुणा करूं, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा प्लस प्लस, यानी कि पॉजिटिव, बड़ा है 0 से। फिर देखिए एक बात, -1 से बड़ी संख्या 0 ले सकते हैं आप, 0 से आसान भी पड़ेगा। ये वाला माइनस मैंने ऐसे ही लगा दिया, 0 + 1 1, यानी पॉजिटिव, 0 + 2 2, यानी कि पॉजिटिव। तो माइनस गुणा प्लस माइनस आएगा, यानी कि छोटा है 0 से। देखिए ये माइनस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि बाहर पहले सही था। अगर आपके किसी क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं लगाएंगे, आप केवल फिर इससे ही देखेंगे, कोई जरूरत नहीं है आपको देखने की, इस माइनस से चेंज होता, इसलिए हमें लगाना पड़ रहा है। अब देखिए इस अंतराल में f' छोटा है 0 से, आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि निरंतर ह्रासमान। इस अंतराल में f' बड़ा है 0 से, यानी कि निरंतर वृद्धिमान। और इस अंतराल में छोटा है 0 से, यानी कि निरंतर ह्रासमान। अब इसी तरीके का जो आपको होमवर्क में देता हूं मैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 वो आपको दे रखा है, वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। और एक देखिए आगे देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 11th, वो भी आप होमवर्क में कर सकते हैं, क्योंकि वो एक द्विघातीय समीकरण है। बाकी क्वेश्चन में नहीं कह रहा आपसे, एक क्वेश्चन नंबर 11th और एक क्वेश्चन नंबर 8, वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट मैंने देखिए सॉल्व ही कर दिया है, तब भी आपको बताता हूं। ये एक फलन दे रखा है x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। ये हमें देखना है किन अंतरालों में ये फलन निरंतर वृद्धिमान है और किसमें निरंतर ह्रासमान है। तो देखिए पहले तो इसके अवकलन की ही बात आती है, क्योंकि कई लोग इसके अवकलन में भी गलती करते हैं। ये क्योंकि दो ब्रैकेट आपको दे रखी है, दोनों के बीच में गुणा है, इसमें गुणनफल नियम लगेगा। पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का अवकलन। तो जब देखिए सेकंड का अवकलन करेंगे, इसमें भी देखिए कई लोग गलती करते थे, पहले ऐसे पूरे को x मानेंगे, x की पावर n का, n x की पावर n - 1 इंटू फिर ब्रैकेट का करेंगे 1 - 0 यानी 1 प्लस। अब देखिए सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन,
तो फर्स्ट का अवकलन वो भी श्रृंखला नियम, x की पावर n, n x की पावर n माइनस वन, देखिए ये लिखा, फिर ब्रैकेट का किया तो वो 1 आ गया। अब इसे हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, मैंने कहा था ये गुणनखंडों के रूप में ही लिखना होता है। तो पहले मैंने ये बात नोट की, इसमें क्या क्या चीज कॉमन थी, एक तो 3 कॉमन, x माइनस थ्री, देखिए छोटी घात कॉमन होती है हमेशा, यहां तो x माइनस थ्री का स्क्वायर है और यहां x माइनस थ्री का क्यूब है, तो x माइनस थ्री का स्क्वायर ही कॉमन आ सकता है। यही बात देखिए इस पे भी लागू होती है, x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। अब क्या बचा, ये मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वन का स्क्वायर भी कॉमन लिया, तो यहां एक x प्लस वन बचा। फिर देखिए यहां से 3 कॉमन लिया, x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस थ्री का क्या कॉमन लिया, स्क्वायर, एक x माइनस थ्री यहां बचा। तो ये देखिए कॉमन आया, अंदर बैलेंस करूंगा 2x माइनस के 2 इसमें से भी कॉमन, 2 जब बाहर आया तो कितना हो गया 6, ये हो गया x माइनस वन। अब देखिए ये पूरा गुणनखंडों के रूप में है। इसके बाद जब हमने इसे 0 के इक्वल रखा, x के 3 मान निकल के आए, क्लियर शो होते हैं, देखिए एक तो 3 आएगा, एक कितना आएगा माइनस के 1 और एक कितना आएगा प्लस के 1। ये नंबर लाइन मैंने दिखाई क्योंकि ये सभी अंतराल x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है, यानी x बिलोंग्स टू r। ऐसे क्वेश्चंस देखिए जितने भी ये बहुपदीय फलन होती हैं वो x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए परिभाषित होती हैं। तो ये देखिए माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक सारे मान देखिए मैंने इस पे लगाई, लेकिन सबसे छोटा मान सबसे पहले आता है, माइनस वन सबसे छोटा है, उससे बड़ा प्लस के 1 और सबसे बड़ा प्लस के 3। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसा हुआ, ये 4 अंतरालों में विभक्त कर रहे हैं ये सारे मान, यानी ये जो तीनों मान हमारे निकल के आए, x के ये तीनों मान दिए गए अंतराल को क्रमशः 3, ये 3 नहीं, ये 4 अंतरालों में विभक्त करती है। वो मैंने लिख भी दिए, पहला अंतराल ये लिखा देखिए, फिर -1 से 1, 1 से लेके 3 और 3 से लेके अनंत तक। अब इन्हीं में हमें चेक करना है कि किसमें पॉजिटिव आता है किसमें नेगेटिव, जैसे मैंने आपको अभी इससे पिछले क्वेश्चन में बताया। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस अंतराल की बात आती है, यानी -1 से छोटी संख्याएं, तो -1 से छोटी माइनस के 2 ले सकते हो आप। अब मैं आपको एक बात देखिए आसानी ही है, वो मैं आपको खुद कह रहा हूं, बाहर देखिए अब की बार कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, ये प्लस के 6 है तो मैं नहीं लगाऊंगा इसका प्लस का चिन्ह, कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि प्लस है, लेकिन कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं इसमें x का कोई भी मान रख लूं किसी भी अंतराल का, ये क्योंकि वर्ग है, और x का कोई भी मान रख लें यहां पे किसी भी अंतराल का, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव है। तो देखिए मैंने इसका पॉजिटिव चिन्ह वो यहां लगा दिया, ये भी देखिए वर्ग है, इसमें हम कोई भी मान रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इससे फर्क पड़ेगा, यानी जो भी चिन्ह आएगा वो इसी से ही होगा, इसी पे डिपेंड है। तो पहले मैंने क्या कहा था, -1 से छोटी संख्या, अगर मैं माइनस के 2 रखता हूं तो माइनस के 3 आ गया, -2 -1 माइनस के 3 यानी नेगेटिव, वो देखिए मैंने यहां लगा दिया। और ये पूरा सॉल्व करके प्लस इंटू माइनस, माइनस उत्तर आएगा, यानी छोटा है 0 से। तो ये क्या हो गया, निरंतर ह्रासमान। फिर देखिए एक बार आप -1 से 1 के बीच की कोई संख्या 0 ले सकते हैं, तो चलिए मैं 0 रख के दिखाता हूं। देखिए इन पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये तो आप पहले से ही पॉजिटिव लगा दें क्योंकि ये वर्ग हैं। इस पे फर्क पड़ेगा 0 -1 माइनस के 1 यानी नेगेटिव, ये भी लेस देन 0 हुआ क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये भी फलन निरंतर ह्रासमान हो गया। फिर आता है एक बात 1 से लेके 3 तक, उसके बीच की कोई संख्या, चलिए 2 ले सकते हैं। तो मैं अगर 2 रखता हूं, देखिए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां तो मैं पहले लिख देता हूं पॉजिटिव। अगर देखिए सम घात होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, विषम घात होती है तो फर्क पड़ता है। अब आती है, मैंने क्या कहा 1 से 3 तक की कोई संख्या 2 हो गई, मैं 2 रखता हूं, 2 -1 प्लस के 1 पॉजिटिव, और इनकी गुणा वो भी पॉजिटिव। ये देखिए प्रूव कर दिया निरंतर वृद्धिमान। अब आता है इसका चौथा अंतराल और लास्ट अंतराल, 3 से बड़ी संख्या
4 रख सकते हैं, इसमें रखने की जरूरत ही नहीं है। ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, 4 - 1 3 यानी पॉजिटिव, और इनकी गुणा ये भी पॉजिटिव, यानी इस अंतराल में भी ये निरंतर वृद्धिमान है। ये देखिए क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, वो जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिए वो भी मैंने आपको बताई, और जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी तरीके से करने हैं। इसके बाकी के क्वेश्चंस वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।